Hi Uchawari, welcome back to the channel Shipra Mishra and I am Shipra Mishra. Thank you so much कि आप इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हो. आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं. मेरा स्टाइल थोड़ा सा अलग है और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बेस्ट नरेशन आपको दे पाऊँ, आपको फील पता चल सके, जो कि कहीं ना कहीं पोएट या ऑथर हमारे तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं. बट लिटरेचर के अलावा भी हमारे पास में बहुत कुछ है जो इंग्लिश में प्रिपेयर करना है, सो दैट हम लोग को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले. एंड फॉर दैट आज हम राइटिंग सेक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं और आज हम करने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन. जॉब एप्लीकेशन आपके लॉन्ग कंपोजिशन में आने वाला है. लॉन्ग कंपोजिशन बोले तो क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में ही आएगा. अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शंस में आने वाला है. सो अभी अगर आपने सैंपल पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में वी हैव जॉब एप्लीकेशन एंड क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट में वी हैव रिपोर्ट राइटिंग. नाउ ये अगर सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग हमारे सीबीएसई एग्जाम के पेपर चलते हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप इन दोनों में से कोई एक चीज करके जाओ, बट ऐसा जरूरी नहीं है. देयर आर चांसेस कि दोनों ऑप्शंस किसी एक कॉन्सेप्ट से आ जाए या दोनों ऑप्शंस में टॉपिक थोड़े डिफरेंट हो. इसीलिए आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि आप वो चीज सिलेक्ट करो जो आपको लगता है कि बेस्ट है और ऑन द बेसिस ऑफ टॉपिक जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं, नॉट बिकॉज आपको वो सेलेक्ट करनी पड़ रही है बिकॉज ऑब्वियसली अब आप और कुछ प्रिपेयर नहीं कर पाए हो. सो इसीलिए आज हम जॉब एप्लीकेशन करने वाले हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग कंपोजिशन में आता है, क्योंकि ये लॉन्ग कंपोजिशन में आता है तो ये आएगा आपके 5 मार्क्स में और 120 से 150 वर्ड्स के अंदर ये आने वाला है. तो जॉब एप्लीकेशन विल कम फॉर 5 मार्क्स और 120 से 150 वर्ड्स की इसकी वर्ड लिमिट रहने वाली है. ओके अब अगर हम देखें तो आपको ना क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्या होंगे. आपको कोई एडवर्टीजमेंट दिया जाएगा, हो सकता है एडवर्टीजमेंट दिया हो सकता है कि आपको एडवर्टीजमेंट आपने देखा ऐसा बोला हो. नाउ देयर आर चांसेस के नीचे एडवर्टीजमेंट दे दिए हो जहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट दी जॉब कि क्या पोजीशन है, कौन अप्लाई कर सकता है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, क्या एक्सपीरियंस एटसेट्रा एटसेट्रा. और देयर आर चांसेस कि आपको जॉब के लिए फिर उसके बाद में अप्लाई करने के लिए सीधा बोल दिया. सो आपको दो तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. एक होता है जिसके अंदर एडवर्टीजमेंट दिया होता है एंड देन आपको अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, और दूसरा होता है जिसके अंदर आपको एडवर्टीजमेंट नहीं दिया होता, आपको बस ऐसे बोल दिया जाता है कि आपने एडवर्टीजमेंट देखा. अगर आपको एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है तो उसे अटेम्प्ट करने के लिए मेक श्योर कि आप क्वेश्चन और एडवर्टीजमेंट में से जो भी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक्सट्रैक्ट आउट करें. जब आप क्वेश्चन देखते हैं उसके अंदर आपको एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है तो एडवर्टीजमेंट में कुछ पॉइंट्स होंगे जो मेंशन किए गए होंगे, जैसे कौन है तो रिसिपिएंट कौन है, जैसे कि आपको एड्रेस मिल गया उससे, जैसे कि पोजीशन, आपसे एक्सपीरियंस मांगा है कि नहीं मांगा है, और साथ ही साथ में क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, अगर स्किल्स मांगी है तो वो क्या है. तो वो चीजें आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में मेंशन्ड होती है जो आपको देखनी होती है. अब इसके अलावा ये तो एक चीज हो गया. दूसरा, आपके क्वेश्चंस के अंदर या तो आपसे डायरेक्ट बोल दिया जाता है कि आप यहाँ पर एक कवर लेटर बना दीजिए और साथ में बायोडेटा बना दीजिए, या फिर क्या होता है आपको ये बोल दिया जाता है कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर दो. आपको कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको बोला हो सिर्फ कवर लेटर बनाने के लिए, या आपको बोला हो कवर लेटर विद बायोडेटा बनाने के लिए, या आपको बोला हो अप्लाई करने के लिए, आपको बनाने ये दो ही है. Whatever, कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर सिर्फ कवर लेटर का भी पूछा तो भी आपको बायोडेटा बनाना चाहिए, क्योंकि ये ट्रिक होता है कि कवर लेटर अगर आपने भेजा होगा तो मान लिया जाता है कि रेज्यूमे तो 100% भेजा होगा. भाई मैं आज मान लो एक एडवोकेट हूं, मानना क्या है, और मैं किसी डॉक्टर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ. मैंने सामने वाले को बोला कि मैं बिल्कुल केपेबल हूँ, एकदम केपेबल हूँ, और मेरे को सब आता है, और मैंने आज तक देखा नहीं है डॉक्टर का डीबी, और मैं ये चीज कह दूं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं बिल्कुल केपेबल हूँ और मैं उन्हें एप्लीकेशन भेज दूं. वो कैसे मानेंगे? वो कैसे मानेंगे कि मैं डॉक्टर हूं? उन्हें कैसे पता चलेगा कि मैं केपेबल हूं उस पोजीशन के लिए? तो उसके लिए नेचुरली मुझे रेज्यूमे भेजना पड़ेगा जो कि कहीं ना कहीं मेरी डिक्लेरेशन के साथ होगा कि भाई मैंने ये सब किया है, ये सारी की सारी चीजें मैंने कर रखी हैं और इसको मैं डिक्लेयर करता हूं आर ट्रू टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, है ना.
सो ये चीज के लिए आपको हमेशा कवर लेटर जो है वो बनाना होता है विद बायोडेटा। अब कभी कभी आपको बोला भी नहीं जाएगा कि आपको कवर लेटर बनाना है, सिर्फ इतना बोल दिया जाएगा कि सच एंड सच पोजीशन के लिए अप्लाई कर दो एंड दैट विल बी इट। सो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि सच एंड सच पोजीशन के लिए अप्लाई कर दो, तब भी आपको क्या करना होगा, कवर लेटर बनाना होगा बायोडेटा के साथ में। और अगर नहीं तब भी आपको ये करना है। अब कवर लेटर क्या होता है, कुछ नहीं है, एप्लीकेशन है। ये फॉर्मल लेटर है, इसका फॉर्मेट भी एकदम फॉर्मल रहेगा। तो ये फॉर्मल लेटर है जो आपको बनाना होता है। ये लेटर का खास बात ये होता है, यहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग कहने का मतलब है कि आप सोचो कि कोई एक इंसान, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स के होंगे तो उन्होंने स्टाफिंग चैप्टर पढ़ा होगा, तो उन्हें आइडिया होगा कि बहुत सारे जब भी एडवर्टीजमेंट कंपनी देती है तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। मानो एक फ्लड आ जाता है, एक तरीके का फ्लड आ जाता है एडवर्टीजमेंट्स का, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो काम के होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी काम के नहीं होते, जो यूजलेस होते हैं। अब ऐसे एडवर्टीजमेंट्स जो काम के होते हैं उनको रख के और आगे मूव किया जाता है, ऐसे एप्लीकेशंस जो काम के होते हैं उन्हें आगे रख के मूव किया जाता है, जबकि कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो वेग होते हैं, उन्हें फेंक दिया जाता है। इसको हम स्क्रीनिंग कहते हैं। तो कवर लेटर जो होता है ये पहला स्टेप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये दिस इज स्टेप 1। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले क्या करता है, पहले ये चेक करता है कि भाई कवर लेटर के अंदर लिखा क्या है, कि उस पर्सन ने एडवर्टीजमेंट अच्छे से देखा भी है या नहीं। अगर उस पर्सन ने अच्छे से एडवर्टीजमेंट देखा होगा तो कवर लेटर में कहीं ना कहीं उसका जिक्र भी होगा, एज वेल एज वो बंदा बता देगा कि भाई मैं एप्ट हूं इस पोजीशन के लिए। तो ये पर्सन की एप्लीकेशन आगे जाएगी और फिर स्टेप नंबर 2 में उसका बायोडेटा देखा जाएगा। बायोडेटा एक ऐसा नाम है जो कि सीबीएसई ने दिया हुआ है। बायोडेटा इज नॉट अ गुड नेम। ये एक्चुअली रेज्यूमे या करिकुलम वीटे बोले तो सीवी है। बायोडेटा साउंड्स लाइक कि हम कोई शादी.com के लिए यहाँ पे बायोडेटा दे रहे हैं, हमारी लड़की ऐसे और ये वो है ना, तो यहाँ पे ऐसा है। तो अदरवाइज बट ठीक है, वो बायोडेटा लिखते हैं तो आई थिंक इट्स ओके। सो कवर लेटर इज स्टेप 1। अब आपको आपका बायोडेटा सामने वाला चेक करता है, अब उसको दिखता है कि ठीक है ये सारे क्वालिफिकेशंस हमें चाहिए। अब जब उसने देख लिया कि मुझे ये सारे के सारे क्वालिफिकेशंस चाहिए, ये पर्सन का फाइल मुझे अच्छा लग रहा है, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है। आपको ये भी यहाँ पे इच्छा जाहिर करनी होती है कवर लेटर के अंदर कि मैं बिल्कुल, आप जब भी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, अरे हम तो आ जाएंगे, तुसी बुलाओ तो सही तो एकदम ऐसा। इसके लिए यहाँ पे थर्ड स्टेप आपका कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए होता है। वो क्लियर होने के बाद में देयर आर वेरियस स्टेप्स जो आपको करने होते हैं, पर वो पूरा स्टाफिंग अभी मैम आपको नहीं पढ़ा रही है। तो आप अभी फिलहाल जो है इन 2 चीजों पे फोकस करो। कवर लेटर जो होगा वो आपका स्टेप 1 होगा, जबकि बायोडेटा आपका स्टेप 2 होगा। कवर लेटर को आप फॉर्मल लेटर में लिखते हो, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है, जबकि बायोडेटा का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। अब जब मैंने यहाँ पे बोल दिया फॉर्मल लेटर, तो ये फॉर्मेट जो है कवर लेटर का कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस। आपको यहाँ पे इसके बाद में लाइन छोड़नी होगी, ये चीज को ध्यान रखिएगा। नाउ सेंडर्स एड्रेस जो है ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। और ये जो है ये आपको अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो आपको XYZ यहाँ पे मानना होता है, या फिर आप एग्जामिनेशन हॉल भी मान सकते हो। डेट जो होती है वो एक्सपैंडेड फॉर्मेट में लिखनी होती है। सबसे पहले तो ये बता देती हूँ कि ये DD MM और YY के फॉर्मेट में होती है, और ये जो है एकदम आपको कैसे लिखना होता है, अल्फाबेटिकली। सो ये DD MM YY के फॉर्मेट में रहेगी एक्सपैंडेड फॉर्मेट में। फिर आता है आपका रिसीवर्स एड्रेस। अब रिसीवर्स एड्रेस जो है इसके अंदर सबसे पहले आता है डेजिग्नेशन। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये क्वेश्चन में इसलिए गिवन होगा बिकॉज आपको बताया जाएगा कि भाई सामने वाले का ये जो आपने एडवर्टीजमेंट देखा और आपने इस चीज के लिए अप्लाई कर दिया, तो दैट इज डेजिग्नेशन। ये चीज के लिए अप्लाई कर दिया 2, तो जिसको आपने अप्लाई किया वो उस पर्सन की डेजिग्नेशन है। अब जैसे स्कूल्स है, तो स्कूल्स में आप जब ये लिखोगे तो आप प्रिंसिपल डालोगे, होटल में आप मैनेजर डालोगे। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जिनमें अपना एक अलग HR डिपार्टमेंट होता है, एंड मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा ही होता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अगर ये डेजिग्नेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आप इसकी जगह HR डिपार्टमेंट लिखोगे। अरे तुसी गायब कैसे हो रहे हो ऐसे? ऑल राइट, सो यहाँ पे ओके
सो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे HR डिपार्टमेंट डालोगे ना। HR डिपार्टमेंट जो है वो डेजिग्नेशन की जगह कब आएगा, जब क्वेश्चन के अंदर डेजिग्नेशन मेंशन नहीं होगा ना। जब ये हो गया है तो आप सीधा आ जाओगे ऑर्गेनाइजेशंस में। ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्कूल का नाम, होटल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो होटल का नाम, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उसका नाम आ जाएगा। देन उसका फुल एड्रेस आएगा, बिल्डिंग मिलाकर, और उसके अंदर आपको सब बताना रहेगा, सिटी भी बतानी है, स्टेट भी बतानी है, पिन कोड भी बताना है। नहीं, हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं आपसे कि आपको पिन कोड याद होगा, आपको 6 एक्सेस बना देने हैं। फाइनली जब आपने रिसीवर्स एड्रेस में अपना एक लेटर ही लिख दिया है, मान लो कि इससे अच्छा तो पूरा लेटर ही लिखवा लेते अब ये और क्या, फिर आप आएंगे सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट को आपको हमेशा अंडरलाइन करना होता है। मेक श्योर कि ये ब्लू वाली लाइंस जहां पर भी मैंने खींच रखी है वो सारी जगह पे आपको यू हैव टू लीव लाइन। ओके, अच्छा एक और चीज मुझे इसके साथ साथ में बतानी थी, और वो ये है कि लाइंस को छोड़ने के या नहीं छोड़ने के मार्क्स नहीं घटते हैं। मतलब फॉर्मेट्स के अंदर आपको ऐसे बोला जाता है, टीचर भी आपको बोलती हैं कि आपको लाइन छोड़नी चाहिए। इट्स नॉट बिकॉज उसके मार्क्स कटते हैं या नहीं कटते हैं, इट्स बिकॉज आपकी प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। सो आपकी प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप सेंडर्स एड्रेस के बाद में लाइन छोड़ना भूल गए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। हम ये चाहते हैं कि भाई आप जैसे भी ये लेटर लिखो, मेक श्योर दैट यू मेक इट प्रेजेंटेबल, आप काफी प्रेजेंटेबल उसे रख रहे हो, सो दैट आपके मार्क्स जो है वहां पर प्रेजेंटेशन के ना कट जाए। सो सब्जेक्ट जो है वो कहता है एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ, सब कुछ यहाँ पर सिल्वर प्लेटर पे आपको मिलेगा। तो सब्जेक्ट के अंदर हमने लिख दिया एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ, और फिर जॉब आ गया जो कि क्वेश्चन में मेंशन होगा। नाउ जब आपने ये देख लिया है तो अब सीधा आ जाएंगे हम सैल्यूटेशन पे। सैल्यूटेशन में डियर सर हम नहीं लगाते हैं, ओल्ड फैशन है, नहीं चलता है, पहले चला करता था, अब उसे फॉर्मल में यूज नहीं करते हैं, इनफॉर्मल में करते हैं, तो हम सीधा लगाएंगे सर मैम। ठीक है, तो ये लगाएंगे। अगर आपके और मन में आ रही है रिस्पेक्ट देने की तो आप रिस्पेक्टेड सर लगा सकते हो, बट मैं फिर बता देती हूँ आपको, आप ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। अब ये फिर भी आप लगा सकते हो क्योंकि सर अपने आप में रिस्पेक्ट है। आप रिस्पेक्टेड लगाओगे तो उससे एडिशनल रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी सामने वाले बंदे को, तो ये जो है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। अब इसके बाद में आ जाते हैं हम लोग बॉडी पे। ये बॉडी उन लोगों के लिए है जो आत्मनिर्भर है, जो आत्मनिर्भर है कि भाई ठीक है अभी हमको हमारा ये जो बॉडी है खुद ही लिखना है। तो वो जैसे उनको क्या करना है, सबसे पहले जब वो बॉडी लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन। यहां पे आपका इंट्रोडक्शन आएगा और साथ ही साथ में यू हैव टू मेंशन अबाउट द एडवर्टीजमेंट। सो यू हैव टू मेंशन अबाउट द एडवर्टीजमेंट, आपको एडवर्टीजमेंट के बारे में मेंशन करना रहेगा। सो यहाँ पे आपने अपना इंट्रोडक्शन दे देना है और एडवर्टीजमेंट का बारे में बता देना है कि भाई मैंने आपका एडवर्टीजमेंट सच एंड सच न्यूज़पेपर में देखा था एंड आई एम विलिंग टू जॉइन। अब डिटेल वाले सेक्शन में यू आर गोइंग टू गिव एक्सप्लेनेशन, मतलब एक्सप्लेनेशन पूरा देना है आपको किस चीज का, एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस के अंदर आपको बताना रहेगा कि भाई आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है। अब ये एक्सपीरियंस जो है ये क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन में गिवन हो कि एक्सपीरियंस कितना है, मतलब हो सकता है कि कंपनी बोल रही हो कि भाई हम तो उन्हीं लोगों को रखेंगे जिनको 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। ऐसे में आपको ना तो सिर्फ उसे अंडरलाइन करना है, ये चीज भी ध्यान रखनी है कि वेरेवर यू आर गोइंग टू मेंशन एक्सपीरियंस, वहां पे 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए। क्वालिफिकेशन बता सकते हो, पूरा कच्चा चिट्टा बताने की जरूरत नहीं है। 97 आए थे, ये आए थे, वो बुआ जी के लिए सेव कर लो। अभी यहाँ पे नॉर्मल क्वालिफिकेशन बतानी है, बैचलर्स इन सच एंड सच, ऐसा। फाइनली फिर आप प्रीवियस जॉब्स के बारे में बताओगे कि आज तक मैं यहाँ पर काम करा करता था, और अपनी फिटनेस बताओगे। नहीं मेरे जिम फ्री को, नहीं, ये वो वाली फिटनेस नहीं है, ये फिटनेस है कि आप इस जॉब के लिए एप्ट है, कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने एडवर्टीजमेंट देखा और आपको लगा अरे वाह मैं तो ये जॉब कर सकता हूं, तो आप एकदम फिट हैं। बिकॉज जो सामने वाले का रिक्वायरमेंट है, जो रोल है, आप उसे मैच करते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर बतानी होती है।
जब आपने ये बता दिया तो फाइनली आप कंक्लूड करते हो। जब आप कंक्लूड करते हो तो आप फाइनली उन्हें रिक्वेस्ट करते हो कि वो कंसिडर करें आपकी एप्लीकेशन को, और रिक्वेस्ट करते हो इंटरव्यू को कि अगर आपको लगता है कि मैं इस जॉब के लिए फिट हूं तो मैं आपके बताए हुए टाइम पे इंटरव्यू के लिए आने को तैयार हूं। तो यहां पे आपने इंटरव्यू के लिए भी रिक्वेस्ट कर दिया। फाइनली आपका बॉडी तो हो गया है कंप्लीट। आप लिखेंगे योर्स, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं। आएगा नेम, ये आपका सब्सक्रिप्शन है, डेजिग्नेशन नहीं आएगा, डेजिग्नेशन का ही चक्कर है बाबू भैया। अगर डेजिग्नेशन होता तो अप्लाई क्यों करते? तो कोई डेजिग्नेशन नहीं है, कोई आपके पास अभी जॉब नहीं है। सो नेम एंड दैट विल बी इट। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मेंशन करनी रहती है, और वो क्या है? वो है एनक्लोजर। ये आपको मेंशन करना होता है। ENCL इज एनक्लोजर। ऑलराइट, ENCL इज एनक्लोजर। और एनक्लोजर में आपको यहाँ पे बताना होता है, आप सामने वाले को बताना चाहते हो कि बस यहाँ पर नहीं है, इट इज आवर वे ऑफ PTO, प्लीज टर्न ओवर, जो हम शीट्स पे लिखा करते थे। एनक्लोजर का वही मतलब है कि मैंने इस चिट्ठी के साथ में, एप्लीकेशन के साथ में बायोडेटा, बोले तो रेज्यूमे, बोले तो CV जो है वो ऐड कर दिया है। आप कृपया करके उसे भी चेक कर लें। इससे क्या होगा? इससे आपका इंटायर जो है इंटायर ये लेटर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये लेटर उनके लिए था जो आत्मनिर्भर है। आप खुद से लिखना चाहते हो, आपको ये चीजें मेंशन करनी चाहिए। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो पेटेंट बॉडी के लिए यहाँ पर आए हैं। सो अगर मैं उसकी बात करूं तो सबसे पहले आप क्या करते हो? सेंडर्स एड्रेस मेंशन करते हो। सब कुछ वही चल रहा है, सेंडर्स एड्रेस, डेट मेंशन करते हो, रिसीवर्स एड्रेस अभी हमने देखा, सब्जेक्ट आप बताएंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, सैल्यूटेशन में सर एंड मैम मेंशन करेंगे। इधर देखिए, ये इधर देखना जरा, ये विद एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन है, तो इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के साथ में बताया हुआ है कि अगर या तो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मेंशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन लोगों के लिए है जिन्हें एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन है। इसका मतलब ये है कि ये बॉडी उस क्वेश्चन के लिए है जिस क्वेश्चन में एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है। तो अगर किसी ऐसे क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है, तो आप क्या करने वाले हो? तब आप ये वाला जो पेटेंट बॉडी है जो मैम ने बताया है ये लिखोगे। बॉडी आपकी यहाँ से शुरू होगी, 1 मिनट रुक जाइए, बस इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लें जी। बॉडी आपकी यहां से शुरू होगी जिसके अंदर आप स्टार्ट करोगे, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट, यू आर गोइंग टू मेंशन एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट को मेंशन करोगे कि भाई आपके एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में, जो आपने एडवर्टीजमेंट निकाला था, यहाँ पे आप मेंशन करोगे न्यूज़पेपर का नाम, जो ऑलरेडी या तो हो सकता है क्वेश्चन में गिवन हो, या हो सकता है कि आपको इमेजिन करना पड़े। सो यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम आपको मेंशन करना है, डेटेड, फिर जिस दिन न्यूज़पेपर आया था उस दिन की डेट यहाँ पर डलेगी। याद रखिए ये वाली डेट और ये वाली डेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों डेट्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो ऐसा सामने से रिप्लाई आएगा कि अभी तो वो जो बच्चा था, जो एक इंसान था जिसने अप्लाई किया, जो इंसान था जिसने अप्लाई किया, उसका प्रमोशन भी हो गया बेटा, अब तो नहीं है पोस्ट खाली। तो आप ना इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं रख सकते हो। ये डेट ऑफ राइटिंग द लेटर होता है और ये डेट है जिस दिन आपके पास में आपने एडवर्टीजमेंट देखा, जिस दिन का एडवर्टीजमेंट था। तो इसमें या तो इसे सेम डेट रखोगे या फिर इसे एक डेट आगे रखोगे। जैसे मान लो ये जो है ये आपने क्या किया है, 27 को न्यूज़पेपर में आया था, तो यहाँ पे आप आज की बोले तो 28 की, बोले तो 1 मार्च की भी डेट डाल सकते हो। तो यहाँ पे डेट में 27 आ गया, 27 जिस दिन ये आया था न्यूज़पेपर में, और ये जो है जिस दिन मैं लिख रही हूँ। अगर आप चाहो तो इसे 27 और इससे भी 27 लिख सकते हो।
आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ। अब जैसे ही आपने यहाँ पर ये बता दिया है कि भाई मैं एडवर्टीजमेंट के रिस्पॉन्स में ये बता रहा हूँ, तो अब आप सीधा क्या बताओगे, आप अपना विलिंगनेस बताओगे कि यू आर विलिंग टू अप्लाई, आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, फिर उसके बाद में जॉब जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा। अब ये क्वेश्चन में गिवन हो सकता है एडवर्टीजमेंट में गिवन हो, वॉट एवर द केसेस। सो आप वो जॉब लिखोगे इन योर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बिकॉज वी डोंट want to mention, या फिर मैं यहाँ पे ब्लैंक नहीं रखना चाहती हूँ, I want you to write reputed organization only, why give you more blanks to mess up। so ये हो गया। अब इसके बाद में we are going to change a paragraph change करके we are going to write I have a total of years, लिखेंगे आप कि कितने साल हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हो गया 5, ठीक है, 5 years experience इन द सेड फील्ड। अब सेड फील्ड अपने आप में बता देता है कि जिस फील्ड के लिए अभी वो अप्लाई कर रहा है उस फील्ड में करंटली आई एम वर्किंग एज। अब आपकी जो अभी की पोजीशन है जो आपको इमेजिन करनी है, तो अभी की पोजीशन को इमेजिन करोगे कि करंट पोजीशन क्या हो सकती है। अगर मैं एट अ पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं ये बोलूंगा कि अभी मैं जूनियर अकाउंटेंट हूं, या हो सकता है अकाउंटेंट ही हूं और पोजीशन है सीनियर अकाउंटेंट की, तो जो भी हो सकता है, या फिर सेम पोजीशंस भी हो सकती है। यू जस्ट वांटेड कि आपको बेटर ऑर्गेनाइजेशन, बेटर चीजें सीखनी है, दैट इज व्हाई यू अप्लाई। तो आप अभी जो है आपकी पोजीशन, जो करंट पोजीशन है, उसे मेंशन करने वाले हो विद XYZ ऑर्गेनाइजेशन। ये अगेन आई एम सेविंग यू द हैसल ऑफ गिविंग, आई डोंट वांट टू गिव यू मोर ब्लैंक्स टू मेस अप, एंड दैट इज व्हाई ये पूरा हैसल को हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। ये बोलता है कि ठीक है, मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है सेड फील्ड में, करंटली मैं सच एंड सच पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, जो कि ये बताता है कि आपने अभी जॉब छोड़ा नहीं है, आप जॉब लगने के बाद छोड़ोगे, जस्ट बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस। अगर आपको एक्सपीरियंस है और आपने जॉब छोड़ दिया है, आप ऐसे ही बैठे हो, तो जो सामने वाला होगा वो इंटरव्यूअर का सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि अभी आप जॉबलेस क्यों हो भाई, ऐसा क्या हुआ था कि आप जॉब छोड़ गए, आपके पास तो दूसरी जॉब भी नहीं थी। इसीलिए पोजीशन मेंशन करनी है, जो कि ये बताना है कि भाई अभी मेरे पास जॉब है विद XYZ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे कोई फिक्टिशियस नाम डाल सकते हैं आप। I am enclosing, you will have to leave a line here because you will have to change the paragraph again. I am enclosing my biodata to enable you to make an assessment of my suitability for the given post. इन केस, अब यहाँ पे ये मैंने बता दिया कि ठीक है भाई, आप देख लीजिए कि मैं suitable हूं भी या नहीं। In case my application is considered, I will be available for the interview at any time suitable to you. तो मैंने ये बता दिया कि भाई ये आप चेक कर लीजिए, इन केस आप मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर करते हैं, आप जिस समय मुझे बुलाएंगे मैं उसी समय इंटरव्यू के लिए आ जाऊंगा। अब इसके बाद में अगेन हमें क्या करना है, इफ सेलेक्टेड, अभी जब मैंने ये बता दिया तो इंटरव्यू के लिए इच्छा मेरी जाहिर कर दी मैंने कि ठीक है मुझे आप बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा। अब बस मुझे कंक्लूड करना है, इफ सेलेक्टेड आई अश्योर यू दैट आई शैल वर्क विद utmost डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी टू योर फुल सेटिस्फैक्शन। लाइन छोड़ेंगे, थैंक यू लिखेंगे, लाइन छोड़ेंगे, योर्स यूजुअली फेथफुली, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज है, नाम देंगे, अभी आपके पास जॉब है फिर भी कोई डेजिग्नेशन नहीं आएगी बिकॉज इट्स ऑफ नो यूज टू द पर्सन, राइट। एनक्लोजर देंगे बायोडेटा का, इट विल बी सेम एज बिफोर, एज इन द ये पूरा जो बायोडेटा है ये सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा अभी हम डिस्कस करेंगे, तो एकदम वैसा ही रहने वाला है। ये हमारा पूरा का पूरा जो पेटेंट बॉडी है वो होने वाला है। सो दिस इज द पेटेंट बॉडी, और या आई कांट टेक द रिस्क ऑफ शिफ्टिंग इट डाउनवर्ड्स। सो ये पेटेंट बॉडी है। जब आपको क्वेश्चन के अंदर एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन गिवन हो, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन राइट। अब इसके बाद में अगर हम चलते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक होमवर्क मैं दे देती हूँ। ये जो होमवर्क है इसको आपको करना है ताकि से आपको समझ में आए कि जो मैंने अभी आपको बॉडी दी है, आप अगर उसे इसमें डालते हैं
तो वो सच में वर्क कर रहा है क्या? इज इट मेकिंग एनी सेंस? क्योंकि अगर वो सेंस मेक नहीं कर रहा है तो आई डोंट वांट टू सेल इट, दैट मीन्स मैं नहीं उसको सजेस्ट करूंगी। तो रिमेंबर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सो एग्जैक्टली वही। सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ। द क्वेश्चन सेज योर केतन पांडे ऑफ 63 सिविल लाइंस दिल्ली, you saw an advertisement in the Hindu for the post of accountant in a reputed firm. Write an application to area manager of Gayatri Consultants, 2 Barakhamba Road, New Delhi, giving your detailed biodata. Also mention relevant experience and qualification. The question isn't asking या फिर ये आपको आगे से नहीं दे रहा है कि ये एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन चाहिए। इन्होंने अकाउंटेंट कह दिया है और बस अब आपको खुद डिसाइड करना है। क्वेश्चन wants you to write required experience और qualification, बट ये खुद से आपसे नहीं मांग रहा है कि इतना क्वालिफिकेशन या इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्रिएटिविटी और लॉजिक काम आएगा। ऑल राइट, सो ये हमने इस होमवर्क को कर लेना है। आपको ये होमवर्क करना है अगेन किसकी जैसा मैंने आपको करवाया है इसकी अकॉर्डिंग आपको ये करना है। वी आर कमिंग टू बायोडेटा, प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस। अब हम लोगों का ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जो विदाउट एक्सपीरियंस हो। एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर कंपनी ने आगे से आपसे एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं। अगर ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें कंपनी आगे से एक्सपीरियंस नहीं मांग रही है तो उसे कैसे लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस, डेट डालेंगे एक्सपैंडेड फॉर्मेट में, रिसीवर्स एड्रेस ऑलरेडी डिस्कस, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सैल्यूटेशन सर मैम। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर, अब न्यूज़पेपर का आपको क्या लिखना है? नेम, जो कि गिवन होगा क्वेश्चन में। अगर नहीं है तो अपने हिसाब से सोचेंगे। डेटेड, फिर डेट डालेंगे। ये दोनों जो डेट्स हैं इनके बीच का लॉजिक आपको बता दिया। फॉर द पोस्ट ऑफ, और इसके बाद में पोजीशन आपको बता देनी है इन योर रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन। आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर। आई एम इंश्योरिंग अ कॉपी ऑफ माई बायोडेटा, या फिर रेज्यूमे या फिर सीवी, जो भी आप लिखना चाहो, फॉर योर परूजल एंड काइंड कंसिडरेशन। सो यहां पे आपने क्या किया है, मैंने स्पेस छोड़ दी है, पैराग्राफ आपको चेंज करना है। आई एम अवेलेबल फॉर इंटरव्यू ऑन एनी डे ऑफ योर कन्वीनियंस। If given a chance to serve you, I assure you that I shall work with utmost sincerity and dedication up to your satisfaction. बहुत ही छोटू सा, बहुत ही आसान सा कि ठीक है आपके एडवर्टीजमेंट के रिस्पांस में मैं सच एंड सच पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर करो, जिसके लिए मैं अपना बायोडेटा, रेज्यूमे, सीवी, व्हाटएवर उसे आपको दे रहा हूं। आप इसे कंसिडर कर सकते हो और मैं इंटरव्यू के लिए किसी भी दिन अवेलेबल हूं। अगर आप मुझे चांस देते हो तो मैं अटमोस्ट सिंसियरिटी और डेडिकेशन से काम करूंगा। इसके अलावा इससे और भी आप और भी क्रिएटिव इसको बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो, पर उसमें और इसमें मार्क्स का कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप एसेट टू योर फर्म, एसेट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें भी मेंशन कर सकते हो। आई वांटेड टू कीप इट सिंपल बट करेक्ट। सो आई वांटेड कि जितना सीबीएसई ने जो भी पॉइंट्स मेंशन करने को बोला है उनके आंसर की के अंदर वो सारी पॉइंट्स हमने मेंशन किए हैं। कोई भी ग्रामेटिकल एरर होने का चांस नहीं है। मैंने ज्यादा पंक्चुएशंस बीच में नहीं लगाए हैं जो आप भूल जाओ, एंड साथ ही साथ आपके लिए याद करना भी आसान हो। So you can still add a lot of things here if you want, and I would encourage you कि please do it because आप और अपना creativity यहाँ पर दिखा रहे हो। For the rest of you, this is the best. Thank you. Yours ये हो गया obediently. Then इसके बाद में आ गया name. Name already question में given होगा, नहीं है XYZ। आ गया enclosure, biodata, CV, resume। इतनी देर से बात करे जा रहे हैं बायोडेटा। बायोडेटा है क्या? ये बायोडेटा। अब आपने ये सेलेक्ट कर लिया कि आप कौन सा कवर लेटर बना रहे हो। आप विदाउट एक्सपीरियंस, विदाउट क्वालिफिकेशन वाला बना रहे हो, या आप वो वाला बना रहे हो जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन दी हुई है। आप जो भी कवर लेटर बना रहे हो, जैसे ही आपने वो सेलेक्ट कर लिया, नाउ यू विल मेक बायोडेटा, जिसे आप रेज्यूमे और सीवी भी कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट बाय योर नेम। ये नेम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा। बहुत सारे कॉपीज चेक की है मैंने, जिसके अंदर जो आपने यहाँ पे नाम लिखा होता है इसमें और ये वाले नाम में फर्क हो जाता है।
मेक श्योर कि ये वाला नाम जो है आप ध्यान से यहां लिखें, क्योंकि आप सेम ही पर्सन हो। सो नेम आपने मेंशन करना है, क्वेश्चन में गिवन होगा नहीं है XYZ। DOB दैट इज डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी है, डेट ऑफ बर्थ को मेंशन करना जरूरी है सो दैट वी नो आप कितने साल के हो। टैक्सेशन पर्पसेस के लिए, वेरियस पर्पसेस के लिए जरूरी है। एड्रेस आप यहां पर मेंशन करना चाहते हो, ये मैं आपको बताती हूँ। एड्रेस जो है यू कैन मूव इट हियर, आप इसे यहां पर भी मूव कर सकते हो। क्रोनोलॉजिकली आप इसको अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो, बट आई थिंक एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ में ज्यादा बेटर लगेगा। तो नेम आ गया, DOB आ गया, एज आ गया, बिकॉज द पर्सन, या यू शुड नॉट कीप द पर्सन ऐसे पोजिशन पे जहां पे इस काउंटिंग कि आप कितने एज के हो। अगेन टैक्सेशन एंड वेरियस अदर पर्पसेस के लिए काम आता है, इंश्योरेंस पर्पसेस के लिए काम आता है। आपने एज बता दिया, आप बताएंगे कॉन्टैक्ट नंबर, आप देंगे ईमेल आईडी, आप देंगे एड्रेस, तो ये आपकी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गई। नेशनैलिटी देंगे आप, आपकी नेशनैलिटी देना अगेन इसलिए जरूरी है क्योंकि इंश्योरेंस एंड टैक्सेशन पर्पसेस के लिए काम आता है। मैरिटल स्टेटस इंश्योरेंस पर्पसेस के लिए काम करता है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो आपको, आपके स्पाउस को, आपके बच्चों को इंश्योर करती है। अगर आप सिंगल होते हो तो आपके मॉम डैड को इंश्योर करती है। तो वो सारी चीजों के लिए ये जरूरी है। अब आप ये नोटिस करेंगे कि यहाँ पे तो आपका सारा का सारा जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछ लिया है। बिल्कुल यहाँ पे आपको आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी होती है। नाउ ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है ये देना इसलिए जरूरी है ताकि आपके साथ में कांटेक्ट करने का एक जरिया बन सके और हम थोड़ा आपके बारे में ऐसी चीजें जान सकें जो एनीवे हमें नहीं पता चलेंगी। सो वो हमने यहाँ से देख लिया। तो आपके बायोडेटा का एक पार्ट जो होता है वो होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन। जैसे आपने ये मेंशन कर दी, बाय द वे ये सिर्फ वो चीजें हैं जो आपको लिखनी ही लिखनी है। इसमें फादर्स नेम आप ऐड कर सकते हो एंड वेरियस और भी चीजें आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे कॉम्प्लेक्शन, हाइट और वेट नहीं मेंशन करना है। ऊपर बायोडेटा देखकर भावुक मत हो जाना। सो यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप फादर्स नेम मेंशन कर सकते हो। ये वो चीजें हैं जो मेंशन करनी ही करनी है, इसके अलावा और चीजें हम ऐड कर सकते हैं। नाउ जैसे पार्ट ए पर्सनल इंफॉर्मेशन का कंप्लीट हो गया तो अब हम आएंगे पार्ट बी में। अब हम आएंगे पार्ट बी में जो कि होगा हमारा प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन। तो ये हमारी क्या होगी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन होगी। ये जरूरी है क्योंकि ये ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे हम लोगों को डिसाइड किया जाएगा। इसमें सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन आएगी। आप चाहें तो इसका पूरा नाम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैन ऑल्सो वर्क। क्वालिफिकेशन को आपको इस तरीके से बॉक्स में बनाना होता है, ये टेबल में ही बनेगा। यू कैन सी बहुत सारे आपके रिफ्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं जो आपको ऐसे ही लिस्ट करने को बोल देते हैं, बट प्लीज डोंट लिस्ट इट लाइक दैट, इट डजंट लुक नाइस। एंड ऑल्सो करिकुलम वीटे और रेज्यूमे का एक फॉर्मेट होता है जिसमें दिस इज एसेंशियल, अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यू आर लिस्टिंग एवरीथिंग, जैसे कि अभी किराना का जाकर अरे छोटू जाके दूध लेके आ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग इट इन अ टेबल। नेम ऑफ द एग्जामिनेशन विल कम, देन यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी आती है, ईयर ऑफ पासिंग आता है एंड परसेंटेज आती है। आपको यही मेंशन करना होता है। सबसे पहले आप 10th मेंशन करेंगे, आपका जो भी बोर्ड है आप वो मेंशन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। 12th मेंशन करेंगे, जो भी बोर्ड है वो मेंशन कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। आपको 10th और 12th के बीच में 2 साल का गैप रखना है। प्लीज मेक श्योर आप चाहे इसमें मेरे उससे 99% लिखिए, 95% लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखिए कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने ये लिख दिया है 2009 और ये लिख दिया है 2010 में। सो मेक श्योर कि आप वो गैप कैलकुलेट करके चले। अब आता है सबसे बड़ा गैम्बल। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री की जरूरत पड़ेगी। वो मांगता है नहीं मांगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, यू हैव टू मेंशन बैचलर्स एंड मास्टर्स। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत बार हमें ये नहीं पता होता कि जिस पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं उसमें बैचलर्स किस में होता है।
हमें नहीं पता कि अरे यार ये हमें मान लीजिए एक शेफ की पोजीशन के लिए हमें अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, पर शेफ की पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कैसे करूं? इसमें बैचलर्स किस में होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि मास्टर्स का आइडिया नहीं लगता है। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, अगर आपको आइडिया है, अगर आपको बेसिक पोजीशन दी है, जैसे अकाउंटेंट हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, कोई एक यूपीएससी में तो खैर ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, साइकोलॉजिस्ट हो गया, किसी भी स्ट्रीम का, तो आप आराम से यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि बीए है, एमए है, बीकॉम है, एमकॉम है, बीएससी है, एमएससी है, बीटेक है, एमटेक है, बीसीए है, एमसीए है, बीबीए है, एमबीए है, ये आप मेंशन कर सकते हो। इन केस आपको नहीं पता है, आपको बिल्कुल क्लू नहीं है कि यार आखिरकार इस पोजीशन पे बैचलर्स होते हैं तो कैसे होते हैं, ऐसे केस के अंदर आप सिर्फ बैचलर्स और मास्टर्स लिख सकते हो। इट्स अ बिग गैम्बल, लेट मी टेल यू, ये बहुत बड़ा गैम्बल है, क्योंकि आप यहाँ पे वो डिग्री मेंशन नहीं कर रहे हो जो आपने ली है। अच्छा होता है जब क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है, नहीं क्वेश्चन में मेंशन्ड है और आपको जीरो क्लू है उसके बारे में, यू कैन बेसिकली राइट बैचलर्स एंड मास्टर्स। नाउ मैं इसे गैम्बल क्यों कह रही हूं? देयर आर चांसेस कि मार्क्स कट जाए, हो सकता है इसके मार्क्स कट जाए, और हो सकता है कि टीचर इसे गलत माने नहीं, क्योंकि गलत है नहीं, ठीक है, ये गलत है नहीं, हो सकता है टीचर माने ही ना। तो ये इसमें सबसे बड़ा गैम्बल है। हो सकता है कि टीचर मार्क्स काट ले, हो सकता है इसे गलत ना मांगे, पर ये रिस्क है जो आपको लेना चाहिए। अगर आपको नहीं है क्लू कि इसमें बीटेक होता है कि बीकॉम होता है कि बीए होता है, और जहां पे बीटेक होना था वहां पे आप बीए लिख रहे हो, तो उसके नंबर जरूर कटेंगे। वहां टीचर कहेगी बेटा पहले तो तुम ये करके आओ, क्योंकि तुम्हें ना ये नहीं समझ आ रहा है कि यहाँ बीटेक होता है कि बीए होता है, तो वहां जरूर नंबर कट जाएंगे। इसीलिए इट्स ऑलवेज बेटर कि वो शर्मनाक नंबर कट करवाने से अच्छा है बैचलर्स और मास्टर्स लिख लो, कुछ नहीं मार्क्स कटेंगे, कटेंगे भी तो आधा नंबर। सो इसके लिए इट्स अ गैम्बल। आई विल अगेन वांट कि आपको पता हो कि कौन कौन सी चीजों के लिए कौन कौन से डिग्रीज करने चाहिए। आई थिंक वो तो बेसिक है, आपको आइडिया होना ही चाहिए। ये चीज ध्यान रखिए कि बैचलर्स 3 साल का होता है यूजुअली, बहुत सारे केसेस में 4 साल का होता है, मास्टर्स 2 साल का होता है यूजुअली, बहुत सारे केसेस में 1 साल का भी हो सकता है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर एक और चीज बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी मेंशन कर सकते हैं। अब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो होता है उसके अंदर आपको क्या करना है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर आपको कोई प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आपने किए हुए हैं तो वो मेंशन करने। जैसे मान लो मैंने सीएस किया हुआ है, तो मैंने यहाँ मेरा बीकॉम लिख दिया और एमकॉम लिख दिया। अब मैं यहाँ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में प्रोफेशनल कोर्सेज मेंशन कर सकती हूँ, गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल, जैसे कि सीए, सीएस, सीएमए, तो वो भी आप मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, क्योंकि अगेन जिस इंसान को ये क्लिक नहीं हो रहा है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो क्या ही होगी। सो ये आप इसको छोड़ भी सकते हैं। देन आता है आपका एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में 5 साल के एक्सपीरियंस के लिए बोला हो कि कम से कम तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, तब आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। आप उससे ज्यादा लिखो, आप 13 लिखो, आप 14 लिखो, आप 17 साल लिखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई तो 4 साल लिखेगा, भाई का ये कॉन्फिडेंस है कि मैं तो फिर भी क्लियर करूं, ऐसा नहीं रखना है, ठीक है। अब इसमें कुछ बच्चों के कॉमन डाउट्स होते हैं, पर मैम वो अभी फ्रेशर है, तो अरे तुम्हें इमेजिन करना है, तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम्हें लिखना है, इमेजिन करो आपको लिखा है 5 साल का, तो 5 साल या उससे ज्यादा का ही आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर फाइनली आते हैं आपके रेफरेंसेस। रेफरेंसेस के अंदर 2 लोगों के नाम चाहिए होते हैं, उनके फोन नंबर्स चाहिए होते हैं, उनकी एड्रेस चाहिए होते हैं। इन एडिशन टू दिस आपका उनके साथ में रिलेशन चाहिए होता है कि आखिरकार हैं कौन, आपके एम्प्लॉयर रह चुके हैं, हो सकता है पड़ोसी हैं, हो सकता है कि एम्प्लॉई है, यू नेवर नो। तो जो भी है आपको उनका रिलेशन लिखना होता है। ये क्यों चाहिए? देखो यार, आप शरीफ हो, ये आपको पता है, हो सकता है बाकी सबको पता है, पर कंपनी को थोड़ी ना पता है। कंपनी तो आपका नाम पहली बार देख रही है,
हाँ, अनटिल और अनलेस कंपनी ने आपके ऊपर रिसर्च की और कंपनी ने खुद आकर आपको अप्रोच किया है तो बात अलग है, तो उसमें तो ये पूरा ही केस नहीं आएगा। पर अभी कंपनी को नहीं पता है, और कंपनी का ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ रहते हो, आप बाय नेचर कैसे हो, पीपल जो आपके आसपास रहते हैं वो क्या कहते हैं। ये जानने के लिए कंपनी को रेफरेंसेस चाहिए, 2 लोगों के रेफरेंसेस चाहिए। अब कंपनी इनको फोन करेगी और फोन करके आपके बारे में पूछताछ करेगी। हो सकता है चेक करने के लिए जब कंपनी घर पे आए तो इन लोगों से भी वो मिलने जाए, तो ये भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड चेक के काफी ज्यादा काम आती है। तो यस, बैकग्राउंड चेक में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये उसके लिए कहीं ना कहीं कंपनी को चाहिए होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, लाइन छोड़ेंगे और लाइन छोड़कर आप अपना डिक्लेरेशन डालेंगे। डिक्लेरेशन होगा, I hereby declare that the aforementioned particulars are correct or true to best of my knowledge। डेट डालेंगे जिस दिन आपने ये चीज लिखी है और इधर अपने सिग्नेचर कर देंगे। ये होगा आपका बायोडेटा, और इसमें जो भी पर्टिकुलर्स मैंने मेंशन किए हैं, बिगिनिंग फ्रॉम और मे बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेम से लेकर यहां तक के आपको याद करने हैं। इनमें आप किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते हो, ये सब मेंशन करना है। आप इनमें एडिशंस कर सकते हो, जैसे ये आपका पार्ट बी था, ये आपका पार्ट सी है। ये आपका पार्ट सी होता है जिसके अंदर आप रेफरेंसेस और डिक्लेरेशन देते हो। अब यहां पार्ट सी में तो और कुछ भी ऐड नहीं हो सकता, ये आई थिंक ये अपने आप में इनफ है। पार्ट बी में आप मेंशन कर सकते हो, स्किल्स मेंशन कर सकते हो, हॉबीज मेंशन कर सकते हो, लैंग्वेजेस नोन मेंशन कर सकते हो, वीकनेसेस मेंशन कर सकते हो, अचीवमेंट्स मेंशन कर सकते हो, अवार्ड्स मेंशन कर सकते हो, ये सब मेंशन कर सकते हो। और वर्क एक्सपीरियंस में लोगों का नाम लिख सकते हो, जहां जहां आपने काम किया, कब से कब तक काम किया, ये सब मेंशन कर सकते हो इफ यू वांट। ये सारी जो पर्टिकुलर्स हैं, ये वो पर्टिकुलर्स है जो मेंशन करने ही है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहां पर मेंशन कर सकते हो चीजों को, और यहां पर चाहो तो फादर्स नेम भी मेंशन कर सकते हो। ये होने के बाद में आपका इंटायर जॉब एप्लीकेशन जो है वो हो जाता है खत्म। अब आपको जॉब एप्लीकेशन में बस इतना करना है कि मैम ने जो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया था करने के लिए, आपको वो करना है। एक बार इसे ट्राई करो, आपको जो बॉडी अभी मैंने बताई उस बॉडी के अनुसार उसे लिखकर देखो, बायोडेटा बनाओ। आप चाहो तो प्री बोर्ड में उसे ट्राई करो और चेक करके देखो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आप पहले इसको ट्राई करो। सी और बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, टर्म 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट रिस्क इट जस्ट बिकॉज किसी यूट्यूबर ने, डोंट बिलीव मी, डोंट बिलीव एनीवन, कि किसी यूट्यूबर ने ये बता दिया तो चलो मैं ये लिख देता हूं। सो यू कांट रिस्क इट, मेक श्योर दैट यू राइट एवरीथिंग एंड यू मेंशन एवरीथिंग अपने प्री बोर्ड्स में। हर टीचर का अपना एक अलग इंक्लूजन होता है, कुछ चीजें डिडक्ट भी वो करवाते हैं स्कूल वाले अपने हिसाब से। आप चाहें तो आप उनकी तरफ से एडिशंस या जो भी वो डिडक्शंस कराते हैं वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ में आप एक बार सीबीएसई की मार्किंग स्कीम चेक कर सकते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा कि जितनी बातें हमने डिस्कस की है वो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के साथ है या नहीं है। एंड देन आप इसे अपने एग्जाम में लिखकर आ सकते हैं। आप ये करेंगे तो आपको अपने आप में आइडिया लिख जाएगा, ये आप एकदम अभी तुरंत कर सकते हैं। सो ये हो गया आपका इंटायर जॉब एप्लीकेशन। नाउ आई होप आपको ये पसंद आया हो और ये फ्रूटफुल रहा हो। अगर हाँ तो लाइक बटन को हिट कर दो। आप सब्सक्राइब बटन, ये मैं उल्टा तो नहीं करी, सब्सक्राइब बटन को भी हिट कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, और साथ ही साथ कमेंट डाउन कर दो, क्योंकि आपकी कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मैं रीड भी करती हूँ। आई मीन मैं डेली सबसे पहले ये ही चेक करती हूँ। सो मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अच्छा, इससे पहले कि मैं जाऊं, जो कि मैं बस जा ही रही थी, डोंट वरी, आई हैव वर्कशीट्स प्रिपेयर्ड फॉर यू फॉर इनविटेशन एज वेल एज जॉब एप्लीकेशन। अभी आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊं ताकि इसे उसके अंदर मैं लिंक दे दूं एंड यू कैन ऑलवेज एक्सेस दैट लिंक। क्या होता है, मैं सबके डिस्क्रिप्शन में डालती रहती हूँ, उसके बावजूद भी सब पूछते रहते हैं कमेंट्स में कि वो कहाँ है। क्योंकि क्या है ना, मैं क्या प्लान कर रही हूँ कि वंस यू गेट ऑल द वर्कशीट्स,
उसके बाद में once you do all the worksheets, I will also discuss everything here so that you can correct your answers. And that is why it's very important for me कि आपके पास में सारी worksheets पहुंच जाएं. So I will come up with a dedicated video that will tell you कि कहाँ पे worksheets हैं, कैसे करनी है and what are the plans. So अभी के लिए I'll go and I'll see you in the next one. Bye bye. Take care.